Hello students, welcome to your 8th NCERT history video class. This is your 7th chapter, Civilizing the Native, Educating the Nation. Till now we have studied that the company rules were affecting each and every section of the society, how they affected the Rajas and the Nawabs, peasants and tribals. Likewise, the education sector was also affected by the company's policy. So in this chapter we are going to read about the changes that they want to make in the education. Okay, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में जो ब्रिटिश रूल्स हैं क्या कहते हैं, वो क्या समझते थे, क्या चाहते थे, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड अ कल्चरल मिशन, दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स, चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज़. यानी कि उनका दे यहाँ पर कौन है, जो ब्रिटिश लोग थे. ठीक है, द ब्रिटिश फेल्ट दैट कि उनका एक मिशन है जो उन्होंने सारा सिस्टम चेंज करना है, उसके साथ साथ एक कल्चरल मिशन भी है कि उन्हें जो यहाँ के नेटिव्स हैं, जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, उनको सिविलाइज करना है. चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज़, उनके जो कस्टम्स हैं और उनके जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंजेस करने हैं. तो व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस्ड, how were the Indians to be educated, civilized and made into what the British believed were good subjects. यानी कि इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या गुड सब्जेक्ट्स हैं. ओके, तो हाउ द ब्रिटिश सॉ दी एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में उनका क्या मानना था. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन, जो आज की हम एजुकेशन हम ले रहे हैं तो ये एजुकेशन किस तरीके से शुरुआत हुई थी. ओके, सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व इन द लास्ट 200 ईयर्स. यानी कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो उस समय का ही डेवलप किया हुआ है. इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल ऑल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडियाज एंड हाउ दे डेवलप देयर ऑन व्यूज अबाउट हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड. लेट्स स्टार्ट विद द हेडिंग, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. ओरिएंटलिज्म यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट में स्कॉलरशिप लेना. ओके, तो इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स अराइव्ड इन कैलकाटा. ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेटअप. यानी कि जो विलियम जोन्स थे, ये कैलकाटा की जो सुप्रीम कोर्ट थी, कैलकाटा में जो सुप्रीम कोर्ट थी, वहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया था एक जूनियर जज के तौर पर. In addition to being an expert in law, Johns was a linguist. Linguist मतलब जिन्हें बहुत सारी languages की जानकारी होती है. He had studied Greek and Latin at Oxford, knew French and English, had picked up Arabic from a friend and had also learned Persian. तो इतनी सारी लैंग्वेजेस उनको आती थी, देखिए है ना. तो ग्रीक लैंग्वेज आती थी उनको, लैटिन आती थी, फ्रेंच आती थी, इंग्लिश उनको आती थी, अराबिक उन्होंने अपने किसी फ्रेंड से सीखी और पर्सियन भी उनको आती थी. एट कैलकाटा ही बिगन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे विद द पंडित्स हु टॉट हिम द सटैलिटीज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज. यानी कि संस्कृत भाषा भी जो है उन्होंने यहाँ इंडिया में आकर जानना सीखना शुरू कर दिया. So soon he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, मेडिसिन एंड दी अदर साइंसेस. तो देखिए वो एक जूनियर जज के तौर पर यहाँ पर अपॉइंट हुए थे. ठीक है, और क्या थे, उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस की जानकारी थी और यहाँ आकर उन्होंने जो इंडियन लैंग्वेज है जिस उस समय क्या थी, संस्कृत, तो संस्कृत के बारे में भी उन्होंने पढ़ना सीखना शुरू कर दिया था. और उस समय तक वो जो इंडियन टेक्स्ट है उसको पढ़ना, जो वहाँ का लॉ है, फिलॉसफी है, इतना इन सारे सब्जेक्ट्स को उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था. Jones discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at that time. और उनके साथ ही उनके जैसे और भी साथी थे, उनके जो कलीग्स थे, जो और भी उनके कम्युनिटी के लोग थे, जो ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, वो भी पढ़ना चाहते थे संस्कृत को. Englishmen like Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Hallett were also busy discovering the ancient Indian heritage. यानी कि उनके साथ साथ और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऐसे थे जो इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को, हेरिटेज को स्टडी कर रहे थे, उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते थे. मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश. यहाँ तक कि जो इंडियन लैंग्वेजेस थी उनको वो सीख रहे थे और यहाँ का जो भी वर्क था, जो भी यहाँ की बुक्स थी, जो भी लिटरेचर था,
संस्कृत में था, जब उसको पर्शियन लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में उसको क्या कर रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे। टुगेदर विद देम जॉन सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन्होंने एक जो सोसाइटी है इस्टेब्लिश की, और एक जर्नल यानी कि एक मैगजीन उन्होंने निकाली जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको सब चीज़ें। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर देखो, जो जॉन्स थे, जॉन्स ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर, कौन कौन से थे उनके फ्रेंड, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, ठीक है, और ये नेथेनियल हेल, इनके साथ मिलकर इन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसका क्या नाम था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और एक मैगजीन जर्नल जो उन्होंने पब्लिश किया, स्टार्ट किया इन्होंने, जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस। जोन्स एंड कोलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। दे शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर बोथ ऑफ इंडिया एंड दी वेस्ट, यानी कि वो दोनों, इंडिया को भी जो कल्चर था, जो ट्रेडिशन था यहाँ का, उसको रिस्पेक्ट देते थे, और साथ ही साथ वेस्ट को भी, यानी कि ईस्ट और वेस्ट दोनों ही जगहों का क्या करते थे, ये रिस्पेक्ट करते थे। ऐसा नहीं कि हम सुपीरियर हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है। तो यहाँ तक अभी हम देखेंगे कि क्या चल रहा था, कि ये दोनों ही, यानी कि जो ईस्ट और वेस्ट दोनों ही जगहों को रिस्पेक्ट दिया जाता था। ओके, अब क्या हुआ देखिए आगे। Indian civilization, they felt, had attained its glory in the ancient past but had subsequently declined. अब एक चीज़ उन्होंने जब इतनी स्टडी की, they discovered that the Indian glory is due to its ancient past, यानी कि जो इनका पुराना जो इतिहास है वही बहुत ग्लोरियस है, लेकिन आज के टाइम में ये जो इनकी हिस्ट्री, जो ग्लोरी है, ये डिक्लाइन हो गई है। In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period. अगर इंडिया की उस ग्लोरी को, एक्चुअल ग्लोरी को अगर पढ़ना है, किसी को समझना है, डिस्कवर करना है, तो जो टेक्स्ट है यहाँ के, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में, जो इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर लिखे गए हैं, पुराने समय में, एंशिएंट टाइम पीरियड में लिखे गए हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी है। फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज़ एंड लॉज ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ओके, क्योंकि उन्हीं बुक्स के अंदर जो भी एंशिएंट पीरियड के जो टेक्स्ट हैं, उन्हीं के अंदर जो एक्चुअल रिचुअल्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो आइडियाज़ हैं, लॉज हैं, वो सब लिखे गए हैं। जो आज के समय में फॉलो किए जा रहे हैं वो तो बहुत चेंज हो चुके हैं, मॉडिफाइड हो चुके हैं, लेकिन जो एक्चुअली इंडिया की ग्लोरी है, जो ग्लोरियस पास्ट है, वो हमें वहाँ के जो एंशिएंट रिकॉर्ड्स हैं उन्हीं से मिलता है। एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया। और अगर इंडिया की उस ग्लोरी को फ्यूचर में हमें पहचान दिलवानी है, तो उस हिस्ट्री को ज़रूर से पढ़ना पड़ेगा और लोगों को उस तक पहुंचाना पड़ेगा। भाई आज ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, हमें इन बुक्स के थ्रू ही पता चल रही हैं। किन्हीं लोगों ने उस समय में स्टडी किया होगा कि उस समय में ऐसा होता था और आज के समय में ऐसा हो रहा है ना। तो जो लोग हैं उसको स्टडी करते हैं, और वो कैसे स्टडी करते हैं, उस समय का जो भी टेक्स्ट है, लिटरेचर है, उसको जो भी एविडेंसेज हैं उनको स्टडी करते हैं। सो जोन्स एंड कोलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, ट्रांसलेटिंग दैम एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग्स नोन टू अदर्स। तो ये जो दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जॉन्स और कोलब्रुक, इन्होंने अपना काम कंटिन्यू रखा। जो एंशिएंट टेक्स्ट था, जो भी चीज़ें थी उनको मिली, उन्होंने उनको समझा, उनको ट्रांसलेट किया और बाकी के लोगों को भी उसके बारे में बताया। This project, they believed, would not only help the British learn from Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage. तो इससे क्या होगा, जो ब्रिटिश लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा कि वो एक नए कल्चर को समझ पाएंगे, इंडियन कल्चर को, और साथ ही साथ जो इंडियंस हैं वो अपनी हेरिटेज को रीडिस्कवर कर पाएंगे, जो उनका इतिहास, जो उनका ग्लोरियस पास्ट जो खो गया है, वो दोबारा से उसको जान पाएंगे। एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ देयर पास्ट। अब देखो, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपको अपने टाइम की स्टोरीज बताते हैं, जो रिचुअल्स हैं वो बताते हैं, तभी आपको पता चलता है ना। तो इसी तरीके से आज के समय की जो जनरेशन थी, कब ये उस समय ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है, कि जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड, उस समय जो रिचुअल्स थे, ट्रेडिशन थे, वो सब क्या हो गए थे, वो सब बिगड़ा हुआ रूप था, ठीक है, मॉडिफाइड था। तो एक्चुअल जो ट्रेडिशन रिचुअल्स थे वो कहाँ थे, एंशिएंट हिस्ट्री में थे, एंशिएंट इंडिया में थे, एंशिएंट लिटरेचर में थे, जिसको जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो स्टडी कर रहे थे और बाकी के लोगों को भी समझा रहे थे। इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्जियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर्स। देखो, अब इस तरीके से क्या बन गए थे, ये गार्जियन भी बन गए थे और साथ ही साथ मास्टर्स भी कर रहे थे। यानी कि वो जब उसको पढ़ रहे थे, इंडियन कल्चर को, इंडियन हेरिटेज को समझ रहे थे, पढ़ रहे थे टेक्स्ट को, तो मास्टरी तो उसमें अपने आप से हो गई, साथ ही साथ हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे हमारे कल्चर को, तो क्या बन गए, वो गार्जियन भी बन गए। इन्फ्लुएंस्ड बाय सच आइडियाज, मैनी कंपनी ऑफिशियल्स आर्ग्यूड दैट ब्रिटिश ऑट टू प्रमोट इंडियन रेदर देन वेस्टर्न लर्निंग्स।
अब यहाँ से क्या आइडिया आया, इन सभी चीज़ों से इफ़ेक्ट होकर के इंडियन कल्चर से, इंडियन हेरिटेज से जो बाकी के ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो भी बहुत इन्फ्लुएंस हुए, और उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर हमें जो है किसको प्रमोट करना चाहिए, ब्रिटिश ऑट टू प्रमोट इंडियन रेदर देन वेस्टर्न लर्निंग, यानी कि इंडियन लर्निंग को ही यहाँ पर प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ये जो लोग हैं उसी से जुड़े हुए हैं और उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। दे फेल्ट दैट institution should be set up to encourage the study of ancient Indian text and teach Sanskrit and Persian literature and poetry। अब उन्होंने कहा कि जो हम यहाँ की वेस्टर्न लैंग्वेजेस इनको सिखा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर हम सिखाने की सोच रहे हैं, इसकी बजाय जो इनका खुद का टेक्स्ट है वो हम इनको समझाना चाहिए। इनकी जो लैंग्वेज है, संस्कृत, पर्शियन लिटरेचर जो है, यहाँ का जो पोइट्री है, वो इन लोगों को पढ़नी चाहिए, इंडियंस को। द ऑफिशियल्स ऑल्सो थॉट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स ought to be taught what they were already familiar with and what they valued and treasured, not subjects that were alien to them। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें उनकी हैं, जो चीज़ें कहीं पीछे छूट गई हैं इंडियंस के द्वारा, जो यहाँ पर चाहे वो इंडियंस थे चाहे वो मुस्लिम थे, तो उनको इन चीज़ों को दोबारा से समझना होगा, उनकी वैल्यू को, जो उनका ट्रेजर है, जो हेरिटेज है उनका, उसको समझना होगा। ओनली देन दे बिलीव्ड कुड द ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ द नेटिव्स, ओनली देन कुड द एलियन रूलर्स एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट्स। अब ऐसा जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उनको क्या फ़ायदा था इसमें इनको ये फ़ायदा था कि अगर वो इन्हीं की भाषा, इन्हीं का कल्चर इनको समझाते तो ये एलियंस नहीं रह जाते हैं ना। भाई कोई हमें आकर के हमारी ही समझो चीज़ों के बारे में बात करे, हमारे इंटरेस्ट की बात करे, है ना, तो हमें क्या लगेगा, वो अच्छा लगेगा, उसके साथ हमारी बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रांग बन जाएगी और हम उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे। तो यही कारण था कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो ये चाहते थे कि हम अगर इन लोगों से जुड़ना चाहते हैं और अपने इन लोगों से रिस्पेक्ट गेन करना चाहते हैं, हम इनके दिलों में जगह बनाना चाहते हैं, तो हमें यही करना होगा दैट वी मेक देम टू लर्न देयर कल्चर इंस्टेड ऑफ द वेस्टर्न। क्लियर? With this object in view, a madrasa was set up in Calcutta in 1781। तो इसी आधार पर, इसी सोच को लेते हुए जो पहला मदरसा है, मदरसा क्या होता है, जो मुस्लिम स्कूल्स होते हैं ना, जहाँ पे मुस्लिम कल्चर पढ़ाया जाता है, तो कैलकटा 1781 में सबसे पहले वो पढ़ाया गया। ओके, एन अरबिक वर्ड फॉर अ प्लेस ऑफ लर्निंग एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज। ठीक है, उस समय इसको मदरसा कहा गया। प्रमोट टू स्टडी ऑफ अरबिक, पर्सियन एंड इस्लामिक लॉ। देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया इस्लामिक लॉ, तो इन सब चीज़ों को पढ़ाने के लिए मदरसा जो पहले वहाँ पर कैलकटा 1781 में इस्टेब्लिश किया गया। एंड द हिंदू कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश इन बनारस इन 1791 टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इंडियंस यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ यहाँ पर थी, तो मुस्लिम्स के लिए तो इन्होंने जो कैलकटा था वहाँ पर क्या खोला, इन्होंने मदरसा खोला। ठीक है, ताकि जो इस्लामिक लॉ हैं वो इनको अच्छे से समझाया जा सके, जो एंशिएंट, जो एक्चुअल हैं। ओके, और इसी तरीके से ये कब हुआ, 1781 में, और यहीं पर 1791 के अंदर जो हिंदू कॉलेज है बनारस का, नाम सुना होगा आपने, तो बनारस का जो हिंदू कॉलेज है वहाँ पर उसको इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो संस्कृत लैंग्वेज है, जो एंशिएंट लिटरेचर है, हिस्ट्री है, उसको लोग पढ़ें। ठीक है, तो इस तरीके से जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे दे वर ट्राइंग टू गेन दी ट्रस्ट ऑफ द इंडियंस। ओके, चलिए, तो ये सिस्टम हुआ भी किस तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर डेवलप होने लग रहा था। अब देखो ये एक इमेज यहाँ पर दिखाई गई है, इस इमेज के अंदर एक यहाँ पर आपको दिखाया गया है, कौन, जो सबसे ऊपर है ये है ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट कौन है, स्कॉलर, इनको बहुत नॉलेज है, पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है इनको। ओके, यहाँ पर है। ठीक है, स्पेस बिटवीन द स्टैंडिंग फिगर ऑफ अ पंडित इन वन साइड एंड अ सीटेड मुंशी ऑन द अदर साइड। अब ये कौन है, मुंशी, और ये कौन है, सीटेड मुंशी ऑन द अदर साइड, और यहाँ पर कौन है, ये वर्नेकुलर है। वर्नेकुलर यानी कि जो लोकल जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके जानकार होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसको स्क्रॉल करें तो नीचे इन टर्म्स के बारे में हमें यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं तो इस इमेज के थ्रू और आपको क्लियर हो जाएगा, जिससे पोजीशन आपको पता चलेगी। देखो, ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं, दोज विद अ स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मुंशी, अ पर्सन हु कैन रीड, राइट एंड टीच पर्शियन, जो पर्शियन लैंग्वेज पढ़ सकता है, लिख सकता है और पढ़ा सकता है। ठीक है, उसके क्या कहा जाता था, मुंशी। और इसी तरीके से जो वर्निकुलर है वो कौन है,
देख लेते हैं नीचे, अ टर्म जनरली यूज टू रेफर टू अ लोकल लैंग्वेज और dialect as distinct from what is seen as the standard language. In colonial countries like India, the British used the term to mark the difference between the local languages and everyday use in English languages of the imperial masters. तो यहाँ पर ये तीनों टर्म्स आपको दी गई हैं और इस इमेज के थ्रू दिखाया गया है कि किस तरीके से जो ओरिएंटलिस्ट हैं या मुंशी हैं या वर्निकुलर हैं उनकी पोजीशन यहाँ पर दिखाई गई है. ओके, ये देखिए, इसको आप रीडिंग लगाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी. ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो व्यू था, ये जो थॉट थी कि हमें इंडियंस को जो इनका एंशियंट कल्चर है उसे हमें पढ़ाना चाहिए, लेकिन जो जितने भी सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते थे. देखिए, जो भी थ्योरीज आती हैं, कोई भी थॉट होती है, उसके फेवर और अगेंस्ट दोनों चीज़ें होती हैं. तो यहाँ पर भी सभी इनकी फेवर में नहीं थे. मैनी वर स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द ओरिएंटलिस्ट, यानी कि बहुत सारे लोग जो है इन ओरिएंटलिस्ट के अगेंस्ट थे. ओरिएंटलिस्ट यानी कि जिन्हें बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं, कल्चर जो एशिया की नॉलेज रखते हैं, वो लोगों को समझाते हैं. अब क्या हुआ देखो, ग्रेव एरर्स ऑफ द पास्ट ईस्ट From the early 19th century, many British officials begin to criticize the Orientalist vision of learning. यानी कि इसका क्या है, Orientalist vision जो था इसको अपोज करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे. They said that knowledge of the East was full of errors and unscientific thought. यानी कि जो ईस्ट की अब देखो, जब आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो उसमें आप देखोगे जो इंडिया की लोकेशन है कहाँ आ रही है, इस डायरेक्शन में पड़ती है. ठीक है, तो इसलिए कहा गया है ईस्ट. क्लियर. तो ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट, यानी कि ये कहते हैं कि जो ईस्ट की जो नॉलेज है वो उसमें बहुत सारी गलतियां हैं और बहुत सारी जो है इसमें क्या है, अनसाइंटिफिक, यानी कि लॉजिक नहीं है, लॉजिक की चीज़ें नहीं है, इनका ये मानना था. Eastern literature was non-serious and light-hearted, so they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. तो ये जो critics थे, इनका ये मानना था भाई हम अपना इतना सारा टाइम पहले इनकी भाषाओं को सीखें, समझें, इनका लिटरेचर पढ़ें और उसके बाद में हम इनको पढ़ाएं. तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा एफर्ट इसमें लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा, तो ये हमारे लिए सही नहीं है. तो ऐसे एक नेम आता है, जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट. ऐसे ये क्रिटिक थे ये जेम्स मिल, जिन्होंने इस थॉट के ऊपर, इस विजन के ऊपर जो है अटैक किया, यानी कि क्रिटिसाइज किया. द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टू टीच व्हाट द नेटिव्स वांटेड or what they respected in order to please them and win a place in their heart. The aim of education ought to be to teach what was useful and practical. अब ये बात भी सही है, अपनी अपनी जगह सब लोग सही हैं. इनका ये कहना था कि इनके जो ईस्ट के लोग हैं, जो इंडियंस हैं, जो नेटिव्स हैं, इनके दिलों में जगह बनाने के लिए, इनका रिस्पेक्ट गेन करने के लिए, इनको वापस अपना कल्चर पहचान करवाने के लिए हम इनकी जो कल्चर पढ़े, इनका लिटरेचर पढ़े और इनको पढ़ाए. इसकी बजाय जो एजुकेशन है उसका मकसद क्या होना चाहिए, एजुकेशन शिक्षा का मतलब क्या होना चाहिए कि वो लोगों के लिए यूज़फुल हो, प्रैक्टिकल हो, लोगों के काम आए. ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कोई प्रकांड पंडित बन जाता हूँ तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा. ठीक है, क्या उससे मेरे जो लाइफ के जो बाकी के मकसद हैं, ठीक है, मुझे बहुत नॉलेज होगी लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस नॉलेज का मैं हर फील्ड में यूज़ कर सकूँ. ठीक है, तो हर जगह सब लोग अपनी अपनी जगह सही थे. तो ये विज़न भी अपने आप में सही था कि एजुकेशन जो है कैसी होनी चाहिए कि यूज़फुल और प्रैक्टिकल होनी चाहिए. ओके, इंस्टीड ऑफ गिविंग देम नॉलेज ऑफ देयर लिटरेचर व्हाट दे नेटिव्स वांट. ओके, तो so Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made. और ये जो साइंटिफिक नॉलेज थी या टेक्निकल नॉलेज थी, ये कहाँ थी, वेस्ट में डेवलप हो रही थी. तो इन जो नेटिव्स हैं इनको क्या पढ़ाना चाहिए, हमें वेस्ट की जो कल्चर स्टडी है वो हमें देना चाहिए, रेदर देन विद द पोइट्री एंड सेक्रेड लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट. ठीक है, तो वो जो सेक्रेड लिटरेचर है या पोइट्री है उसको पढ़ाने की बजाय हमें साइंटिफिक और टेक्निकल चीज़ें पढ़ानी चाहिए ताकि वो इनके काम आए. By the 1830s, the attack on the Orientalists became sharper. 1830s में जो critics है और भी ज़्यादा strong हो गए. One of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas Babington Macaulay. मैकॉले बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. जो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो किसकी देन है, मैकॉले के ही है. ही सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इंडिया को अनसिविलाइज्ड तक कह दिया. उन्होंने कहा कि इनको सिविलाइज करने की ज़रूरत है.
नो ब्रांच ऑफ वेस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस, यानी कि वो तो अपने आप को सबसे सुपीरियर मान चले थे, ठीक है। हु कुड डिनाई डिक्लेयर्ड मैकॉले दैट, अब उनका क्या कहना है देखो, a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है, देखो उन्होंने कहा कि इन जो यूरोपियन बुक्स हैं, यूरोपियन लाइब्रेरी की एक शेल्फ की बुक्स ही, सिर्फ एक शेल्फ में जितनी बुक्स आती हैं वो जो इंडिया का पूरा लिटरेचर है नेटिव इंडिया अरेबिया का, उनसे कहीं कहीं बेहतर है। He urged that the British government in India stop wasting public money in promoting Oriental learning, for it was of no practical use। और उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश सरकार है, जो ऑफिशियल है, ये क्या कर रही है, जितना भी पैसा है वो वेस्ट कर रही हैं इनको, जो इनका ओरिएंटल लर्निंग में, यानी कि जो इनका लिटरेचर इनको पढ़ा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी वजह इनको अगर प्रैक्टिकल साइंटिफिक मैकेनिकल टेक्निकल नॉलेज दी जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। With great energy and passion, Macaulay emphasized the need to teach the English language. He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced. It would make them aware of the developments in Western science and philosophy. Teaching of English could thus be a way of civilizing people, changing their taste, values and culture. तो इस तरीके से उन्होंने जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसके ऊपर जोर दिया कि यहाँ के जो नेटिव्स हैं, जो इंडियंस हैं, उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए ताकि वो जो वेस्ट का लिटरेचर है उसको पढ़ सकें, यहाँ के जो डेवलपमेंट्स हैं, यहाँ की जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, फिलॉसफी है, उसको पढ़ सकें, अपने आप जो आइडियाज़ हैं उनको चेंज कर सकें, जो वैल्यूज़ है वेस्ट की, कल्चर है जो उसका, उन सब चीज़ों को वो समझ सके, ठीक है। तो ये दो अलग अलग व्यूज़ दिए गए हैं। एक तो ओरिएंटलिस्ट थे जो खुद इंडिया के अंदर रहते हुए इंडिया के कल्चर को, लिटरेचर को लोगों को पढ़ाना चाहते थे ताकि वो उनके दिलों में जगह बना सके, और वहीं जो है जो दूसरी कैटेगरी थी, जो इनके क्रिटिक थे, जैसे मैकॉले का नाम यहाँ पर आता है, वो ये चाहते थे कि वो इसकी बजाय लोगों को जो वेस्टर्न टेक्निक है, साइंस है, फिलॉसफी है, लैंग्वेज है, वो सब चीज़ें पढ़ाना ज़्यादा बेहतर है। तो फॉलोइंग Macaulay's minute, the English Education Act of 1835 was introduced, ठीक है। तो एक्ट ऑफ 1835 एजुकेशन एक्ट है ये, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन जो मैकॉले थे, जो उन्होंने सजेस्ट किया था, उन सब की जो डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुए, उन सब के ऊपर बेस था ये। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश the medium of instruction for higher education and to stop the promotion of oriental institutions like the Calcutta, Madras and Benares Sanskrit College. These institutions were seen as temples of darkness that were falling of themselves into decay. English textbooks now begin to produce for schools. अब क्या हुआ, उन्होंने इंग्लिश को प्रमोट करना शुरू कर दिया। जो मदरसे खुले थे या जो संस्कृत कॉलेज खुला था बनारस के अंदर, उन सबको क्या कर दिया गया, वहाँ पर जो हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रमोट किया गया। ओके तो इस तरीके से वहाँ की जो बुक्स हैं, इंग्लिश टेक्स्ट बुक हैं, वो यहाँ पर जो है शुरू होने लगी। ओके अब क्या हुआ देखो, एजुकेशन फॉर कॉमर्स। एक टॉपिक और हम कर लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। चलो ये टॉपिक और हम पढ़ लेते हैं। एजुकेशन फॉर कॉमर्स। इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन sent an educational dispatch to the Governor General in India, issued by Charles Wood, the President of the Board of Control of the company. It has come to be known as Wood's Dispatch, ठीक है। यहाँ पे Wood's Dispatch है, आपको ध्यान रखना है। 1854 में जो है कंपनी की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, यहाँ के जो डायरेक्टर्स थे, इन्होंने जो है वुड डिस्पैच यहाँ पर भेजा। आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया, यानी कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना करके भेजी एजुकेशनल पॉलिसी की, जो कि इंडिया के अंदर फॉलो की जानी थी। इट एम्फेसाइज्ड वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग एज अपोज टू ओरिएंटल नॉलेज। वही चीज़ जो मैकॉले कह रहे थे, इसी चीज़ को इन्होंने भी प्रमोट किया। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेज द डिस्पैच पॉइंटेड टू वॉज इकोनॉमिक, यानी कि इन्होंने कहा प्रैक्टिकल भी है, साथ साथ में इकोनॉमिक भी है। यूरोपियन लर्निंग इट सेड वुड अनेबल इंडियंस टू रिकग्नाइज द एडवांटेजेस that flow from the expansion of trade and commerce and make them see the importance of developing the resources of the country। यानी कि जब ये इस तरह की लैंग्वेज सीखेंगे, टेक्निक सीखेंगे, साइंटिफिक नॉलेज इनको होगी, तो अपने ट्रेडिंग को ये डेवलप कर पाएंगे। जब ट्रेडिंग डेवलप होगी तो कॉमर्स डेवलप होगा, इकोनॉमी डेवलप होगी, है ना। तो इस तरीके से इनका अपने आप से डेवलपमेंट होगा। इंट्रोड्यूसिंग दैम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिजायर्स
and create a demand for British goods, for Indians would begin to appreciate and buy things that were produced in Europe. अब धीरे धीरे जब वहाँ के लोगों को ये देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो उन्हीं चीज़ों की क्या होगी, डिमांड होगी, उन चीज़ों को ये अप्रिशिएट करेंगे। जिस चीज़ को हम देखते हैं, समझते हैं, उसी को हम अप्रिशिएट करेंगे ना। जिस चीज़ के बारे में हम जानते ही नहीं है, वो हमारे लिए क्या रहेगी, एक जो हमारे लिए फॉरेन एलियन थिंग रहेगी, है ना, हम कह सकते हैं। तो अगर हम देखें तो जो यूरोपियन मार्केट था, अपने आप को डेवलप करने के लिए ये पॉलिसी चला रहा था, ठीक है। यानी कि एजुकेशन सिस्टम को भी जो चेंज करना चाह रहे थे, वो अपनी मार्केट डेवलप करने के लिए ये सब सिस्टम चल रहा था, ठीक है। यानी कि जो हमने कहा ना, शुरुआत से ही जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी। मेन मोटो क्या था, ट्रेड करना, बिजनेस लेना, अपना प्रॉफिट कमाना। तो ये प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ही इन्होंने जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी चेंज किया कि जब लोग हम यहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी और अपने लैंग्वेजेस पढ़ाएंगे तो लोग हमारी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होंगे, हमारी चीज़ों की डिमांड करेंगे और हमारी चीज़ों के लिए अपने आप यहाँ पर मार्केट क्या होगा, डेवलप होगा। ओके। Woods dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indians, यानी कि उनका कहना था कि इंडियंस का जो मोरल करेक्टर है वो भी इससे सुधरेगा। It would make them truthful and honest। देखिए मतलब वो क्या समझते थे, हमें बिल्कुल ही समझते थे कि हम बिल्कुल इनसिविलाइज्ड हैं, हम ऑनेस्ट नहीं हैं, ट्रूथफुल नहीं है ना। और अगर हम यूरोपियन कल्चर पढ़ेंगे, यूरोपियन लर्निंग के थ्रू हम इन सब चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। एंड दिस सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन। और इसका भी क्या कारण था, ये सब चीज़ों का, कि जो कंपनी की जो पॉलिसीज़ आ रही थी, जो भी सिविल सर्वेंट्स यानी कि जो भी उनको वर्कर्स चाहिए थे, उनको अपने अनुसार ही वो डाल सके और जब वो उनके लिए काम करें तो उन पर वो डिपेंड हो सके। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स, इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टिल इन पीपल a sense of duty and a commitment to work, nor could it develop the skills required for administration। ये सब उनका मानना था, जो ब्रिटिश कंपनी थी, ऑफिशियल थे, उनका मानना था कि जो ईस्ट का लिटरेचर है वो हम लोगों को क्या करता है, सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं देता, गलतियों से भरा हुआ है, और कमिटमेंट टू वर्क यानी कि हम इररिस्पॉन्सिबल रह जाते हैं। साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो स्किल्स की ज़रूरत होती है वो भी ये जो ईस्ट का जो है स्टडी सिस्टम जो है, लिटरेचर जो सिस्टम है वो नहीं देता। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच several measures were introduced by the British. Education departments of the government were set up to extend control over all matters regarding education। इनकी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सेटअप किया गया ताकि इन सभी चीज़ों पर, ज़रूरतों पर, पॉलिसीज़ पर काम किया जा सके। Steps were taken to establish a system of university education. In 1857, while the sepoys rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta। देखो हमने 1857 का रिवोल्ट पढ़ा था ना मेरठ दिल्ली के अंदर, तो उसी समय यहाँ पर क्या थी, कैलकाटा के अंदर यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश हो रही थी, कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में। अटेम्प्ट्स वर ऑल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन। यानी कि ये सारी चीज़ें अभी तक कहाँ थी, हायर एजुकेशन तक थी, अभी स्कूल एजुकेशन पर इनका ध्यान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे स्कूल एजुकेशन को भी इन्होंने चेंज करना शुरू किया। तो देखो यहाँ पर मतलब ओवरऑल कम्प्लीटली इन्होंने ये बताया कि जो ईस्टर्न कल्चर है वो बिल्कुल भी लायक नहीं है, कामयाब नहीं है, सेंस ऑफ ड्यूटी इसके अंदर नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं वो नहीं है, वर्क के लिए जो कमिटमेंट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें नहीं है। यानी कि कम्प्लीटली उन्होंने एक नेगेटिव इमेज बना दी और बताया कि जो यूरोपियन लिटरेचर होगा वो इन लोगों को क्या करेगा, बेटर बनाएगा, इन सब चीज़ों की समझ इनमें जागरूक करेगा और हमारे लिए जो है ओवरऑल ये बेहतर होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के चलते जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट की गई, एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाए गए और धीरे धीरे सब चीज़ों को यहाँ पर भी चेंज कर दिया गया। ओके, सो आज के वीडियो को हम यहीं पॉज करेंगे, इट विल बी टू लेंदी इफ विल कंटिन्यू। So I hope everything is clear up to here. If there is any doubt, you can keep me posted in the comment section. Keep watching, stay connected for the next video.